आईसीएम पर मैं डॉक्टर फैयाद हुसैन आपके साथ फिर से लेक्चर सीरीज़ लेकर आ गया हूं। अपने जो हम लेक्चर सीरीज जो लेकर चल रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर की नेट जीआरएफ की, तो मैंने कहा था कि थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हमने किया है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और पॉलिटिकल थेरीज के जो सवाल हैं, स्पेशली पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के, उन पर हम बात कर रहे थे। इससे पहले हमारा जो लेक्चर था उसमें हमने लगभग 20 क्वेश्चंस पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज की बात की थी, और अभी तक आए हुए पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के सवाल हैं, लगभग आधे सवालों पर हमने इससे पहले वाले लेक्चर में बात कर ली थी। और आज जो बचे हुए हमारे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, राजनीतिक विचारधारा के जो सवाल हैं उन पर हम बात करेंगे। और इसके बाद जो अगला हमारा लेक्चर आएगा वो रहेगा हमारा पॉलिटिकल थिंकर्स का। अभी तक जो थिंकर्स पर जो भी क्वेश्चंस आए हैं पॉलिटिकल थॉट और थिंकर पर, चाहे वो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट हो या फिर इंडियन पॉलिटिकल थॉट हो, पश्चिमी राजनीतिक विचारधारा हो या फिर भारतीय राजनीतिक विचारधारा, हम उस पर अगला वीडियो लेकर आएंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और देखिए पहला जो सवाल हमारा है वो इकोलॉजी से है। इकोलॉजिज्म जो है वो एक पॉलिटिकल थ्योरी है आपकी। उसमें उन्होंने पूछा है कि द वर्ड इकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड आइकोस, ठीक है, ओइकोस, आइकोस भी बोलते हैं इसको। कह रहे हैं नॉर्वेजियन फिलोसफर अर्नेनीस डिवाइडेड इकोलॉजिकल इनटू सैलो एंड डीप इकोलॉजिज्म। कह रहे हैं कि डिवाइडेड इकोलॉजी को किया है। हिंदी में पढ़ लेते हैं। इकोलॉजी शब्द ग्रीक शब्द ओइकोस से उत्पन्न है, ठीक है, बात सही है। नॉर्वे के दर्शन शास्त्री एनेनीस ने पारिस्थितिकीवाद को सतही और गहन पारिस्थितिकीवाद में विभाजित किया है। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या हैं बच्चों? दोनों ही स्टेटमेंट हमारे सही हैं। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। अभी है कि इकोलॉजिज्म क्या है, तो इकोलॉजिज्म नेट सिलेबस में स्पेशली आपको एक आइडियोलॉजी लिखा हुआ है, और उस आइडियोलॉजीज में वो किस पे बात करते हैं? इकोसेंट्रिज्म पर बात करते हैं, पारिस्थितिकी पर बात करते हैं। अर्नेनीस ऐसे इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, ऐसे इकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने डीप इकोलॉजी की बात की है। सैलो इकोलॉजी जो बात होती है, देखो दो टर्म है पूरे इकोलॉजी कॉन्सेप्ट में, एक तो है सैलो इकोलॉजी और दूसरा है डीप इकोलॉजी। सैलो इकोलॉजी का मतलब इन्वायरमेंटलिज्म से है। इसका मतलब है कि ये ह्यूमन डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं। ये कहते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट पर फोकस होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें पर्यावरण के बारे में भी सोचना समझना चाहिए। लेकिन डीप इकोलॉजी जो है, डीप इकोलॉजी बात करती है किसकी? इकोलॉजिज्म की। सैलो इकोलॉजी ओरिएंटेड है, ह्यूमन सेंट्रिक है, मानव केंद्रित है, जबकि डीप इकोलॉजी जो है वो इको सेंट्रिक है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है कि इकोलॉजी वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड आइकोस से निकला है, और अर्नेनीस जो कि नॉर्वे के फिलोसफर हैं, इकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने सैलो इकोलॉजी और डीप इकोलॉजी में आपका डिफरेंस किया है, डिवाइड किया है। देखो अब इस सवाल को केवल लगा के भाग जाना एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि डीप इकोलॉजिज्म क्या है, सैलो इकोलॉजिज्म क्या है, इन्वायरमेंटलिज्म और इकोलॉजिज्म में क्या फ़र्क होता है, ग्रीन पॉलिटिक्स क्या होती है। इन सब चीज़ों पर जब आप गौर करोगे तभी आपकी तैयारी को सही होगा। तो मैंने बता दिया है कि सैलो इकोलॉजी इज़ रिलेटेड टू द इन्वायरमेंटलिज्म। जो सैलो इकोलॉजी होती है वो पर्यावरणवाद से संबंधित होती है, जबकि डीप इकोलॉजी जो होती है इज़ रिलेटेड टू द इकोलॉजिज्म, और जो डीप इकोलॉजी होती है वो इकोलॉजिज्म से संबंधित होती है। सैलो इकोलॉजी या सैलो इन्वायरमेंटलिज्म बात करता है, ये ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच है, जबकि डीप इकोलॉजी जो है वो आपकी क्या है? इकोलॉजी सेंट्रिक कंसेप्ट है। क्लियर? चलो अगले सवाल की तरफ देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं नेक्स्ट। चलो देखो ये सवाल है आपका, ये सवाल जुड़ा हुआ है इंडिविजुअलिस्ट। आपका ये सवाल किससे जुड़ा हुआ है? इंडिविजुअलिस्ट से जुड़ा हुआ सवाल है आपका। इंडिविजुअलिस्ट व्यक्तिवाद, व्यक्तिवादियों से जुड़ा हुआ सवाल है। अब व्यक्तिवाद, इंडिविजुअलिस्ट क्या है? लिबरल कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो लिबरलिस्ट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, उदारवादी राजनीतिक विचारधारा है, वो किसकी बात करता है? इंडिविजुअलिज्म की बात करता है। तो ये कह रहे हैं कि इंडिविजुअलिस्ट जो थिंकर है, व्यक्तिवादी जो विचारक है, राइटर्स हैं, वो क्या क्या मानते हैं? कह रहे हैं, ये कहते हैं कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर, बिल्कुल सही बात है, ये मानते हैं। टू मेक रूल्स रिगार्डिंग प्रॉपर्टी। अब देखो टू मेक रूल्स रिगार्डिंग प्रॉपर्टी, ये स्टेटमेंट इंडिविजुअलिस्ट व्यक्तिवादी लेखकों का नहीं है, क्योंकि जो सोशलिस्ट थिंकर हैं, जो मार्क्सिस्ट थिंकर हैं, वो ये मानते हैं कि प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग स्टेट को कानून बनाना चाहिए। तो बी वाला स्टेटमेंट गलत हो जा रहा है। तो जहाँ जहाँ ऑप्शन में बी है उसको हम गलत मान लेंगे, तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। पूरा पढ़ना ही नहीं है, गलत ढूंढ लिया है तो भी सही हो जा रहा है, ठीक है। संपत्ति के संबंध में नियम बनाना, ये गलत बात है। विदेशी आक्रमण सुरक्षा, ये ठीक है। उस प्रकार के पारस्परिक समझौते जो कि विधिक रूप से वैध होने लागू करना, ये सब किसका काम है? राज्य का काम है। शुड बी द स्टेट परफॉर्म, राज्य का क्या कार्य होना चाहिए, ये सवाल हमारा पूछा गया था।
तो ये बहुत कंसेप्चुअल बेस्ड सवाल है, इन सवालों पर हम गौर कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ो। अगला सवाल क्या है, फिर से वही सवाल आ गया कि पारी नारीवाद पद निम्नलिखित में से किसने निर्मित किया है। हु एमंग द फॉलोइंग कॉइन्ड द टर्म इको फेमिनिज्म। इको फेमिनिज्म भी एक आपका पॉलिटिकल ट्रेडिशन आइडियोलॉजी है, तो ये इसमें आंसर ए हो जाएगा। बहुत ही फैक्ट सवाल है, ठीक है। फ्रैंकिस डी यू बॉन, ये याद करने वाली बात है, ये विचारक थे जिन्होंने सबसे पहले क्या वर्ड दिया था, इको फेमिनिज्म दिया था। इको फेमिनिज्म क्या है, इको फेमिनिज्म एक पॉलिटिकल ट्रेडिशन है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो मानती है कि चाहे इकोलॉजी हो या फिर महिलाएं हो, हमारी जो औरतें हो, विमेन हो, दोनों के एक्सप्लॉयटेशन के लिए मेल अप्रोच, पैट्रियार्कल जो अप्रोच है वो रिस्पॉन्सिबल है। इंडियन जो इसकी फिलोसफर है इको फेमिनिज्म की वो है वंदना सिवा। कल मैंने इस पर बात करी थी, जो पिछला लेक्चर बनाया था उसमें इको फेमिनिज्म पे खूब सवाल आ रहे थे। भारत में वंदना सिवा ने इको फेमिनिज्म पर बात की है। ये कहते हैं कि इकोलॉजी और विमेन दोनों के ही इन एक्सप्लॉयटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या है, पुरुष है। ये उसी पर्सपेक्टिव में चीज़ों को देखते हैं, उसको बोलते हैं इको फेमिनिज्म। इको फेमिनिज्म क्या है, इको फेमिनिज्म की ब्रांच है ऑफ द फेमिनिज्म। फेमिनिज्म की बेटा 4 ब्रांच होती हैं, लिबरल फेमिनिज्म, रेडिकल फेमिनिज्म, सोशलिस्ट फेमिनिज्म और इको फेमिनिज्म। सोशल में क्या आता है, सोशो इकोनॉमिक राइट्स की बात आता है, इको में एनवायरनमेंट की बात आती है, रेडिकल में ये लोग क्या कहते हैं, रेवोल्यूशन की बात करते हैं, लिबरल में पॉलिटिकल राइट्स की बात करते हैं, और सोशल के बाद अगर हम रखना चाहें तो मल्टी कल्चरल फेमिनिस्ट भी आते हैं इसमें, ठीक है। तो ये इनका डेवलपमेंट है। ये भी एक सवाल आपका नेट में इस टाइप का आया है कि जो नारीवादी विचार है, जो फेमिनिस्ट थॉट है, उनका डेवलपमेंट कैसे है, शायद इसी में वो सवाल होगा, आगे देखते हैं। चलो ठीक है, तो ये वर्ड किसने दिया है, ये वर्ड किसने दिया है, नारीवादी वर्ड किसने दिया है, नारीवादी वर्ड जो है वो दिया है चलो एक मिनट रुक जाओ। नारीवादी जो वर्ड है वो दिया है किसने, वो दिया है, चलो वो दिया है हमारा ए, फ्रैंकिस डी ड्यूकेन ने। अगला सवाल पढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारा क्या है। अगला सवाल देखो फिर से है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। समाजवाद का आशय समानता है, सोशलिस्ट स्टैंड्स फॉर इक्वालिटी, करेक्ट बात है, ठीक है। कह रहे हैं कि समाजवाद का आशय निजी संपत्ति का संचय है, सोशलिज्म स्टैंड फॉर द एलिमिनेशन ऑफ, सोशलिज्म स्टैंड फॉर द कलेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। चलो, सोशलिज्म स्टैंड फॉर द एलिमिनेशन ऑफ कंपटीशन, सोशलिज्म एम्स एट द एलिमिनेशन ऑफ कैपिटलिज्म। देखो ये वाला बी वाला जो गलत है इनका, ठीक है, और इन्होंने सही पूछा है, तो जहाँ जहाँ बी होगा वो आपका गलत हो जाएगा और ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एक गलत अगर ढूंढ लोगे बेटा तो अपने आप ही आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि समाजवाद का आशय निजी संपत्ति का संचय नहीं है, कलेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी को क्या करना चाहते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी हर आदमी रखने की बात नहीं कहते हैं, ये कहते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी ही नहीं चाहिए, बल्कि सारी प्रॉपर्टी किसके अंडर होनी चाहिए, स्टेट के अंडर होनी चाहिए। अगला सवाल आ जाओ, सकारात्मक स्वतंत्रता के विचार से आपका क्या अभिप्राय है। देखो जो पहला लेक्चर था उसके 1-2 सवाल होंगे जो यहाँ आपको मिलेंगे, तो आप टेंशन मत लेना कि सर बाकी फिर से सवालों को रिपीट क्यों करा रहे हैं। मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि सवाल जितने बार रिपीट हो जाएगा आपका उतनी बार आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो सकारात्मक स्वतंत्रता के विचार से क्या अभिप्राय है, कह रहे हैं व्हाट डज द आइडिया ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी मीन्स। कह रहे हैं कि द स्टेट हैज़ द राइट टू इंटरवीन इन द होप ऑफ मेकिंग पीपल्स लाइफ मोर फुलफिलिंग। राज्य के पास लोगों के जीवन को और अधिक समृद्धिपूर्ण बनाने की आशा में हस्तक्षेप करने का अधिकार होना चाहिए। बात तो ठीक लग रही है, अगला पढ़ लेते हैं। पीपल शुड जस्ट गेट आउट देयर एंड डू, नहीं ये वाली बात जो है ना, बी वाला ऑप्शन जो है, लोगों को केवल वहाँ पहुँचकर अपनी सुरक्षा कोई भी कृत्य करना चाहिए, ये लिबरल वाली बात है, नेगेटिव क्लासिकल लिबरलिज्म की बात है। केवल आत्मविश्वास वाले लोग स्वतंत्र हो सकते हैं, ये भी लिबरल वाली बात है। स्वतंत्रता से अन्य व्यक्तियों द्वारा जानबूझकर अध्यारोपित अवरोधकों का अभाव भी प्रेरित है। फ्रीडम मीन्स एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स डेलिबरेटली इम्पोज्ड बाय द अदर, ये भी कौन सा है, क्लासिकल लिबरलिज्म की बात है। तो आपका बी वाला, सी वाला और डी वाला ये पॉजिटिव लिबर्टी की बात नहीं है, ये कौन सी लिबर्टी की बात है, ये नेगेटिव लिबर्टी के कंसेप्ट है, नेगेटिव लिबरलिज्म से रिलेटेड है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ए। क्योंकि जो पॉजिटिव लिबर्टी है वो कहती है द स्टेट हैज़ द राइट टू इंटरवीन इन द होप ऑफ मेकिंग पीपल्स लाइफ मोर फुलफिलिंग, राइट। ये आंसर आपका ए हो जाएगा। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है कि ये कुछ आपको उन्होंने कंसेप्ट आइडियाज दे दिए हैं, फिर उन्होंने कहा है थिंकर्स में आप इनको मिलाइए। तो इगैलिटेरियन थिंकर कौन है, इगैलिटेरियन थिंकर बेटा आपके जॉन रॉल्स हैं। लिबर्टेरियन थिंकर कौन है आपके, रॉबर्ट नॉजिक हैं।
पॉपुलर सॉवरेंटी जे रूसो है, ये है काल्विन। तो ये तो आसानी से आपका मिल जाएगा। ए का आपका है 2, ए का 2, चलो बी ऑप्शन हो गया आपका। बेसिक सा सवाल था ये सवाल मैं पहले करा चुका हूँ, इस पर कम बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, विच अमंग द फॉलोइंग आर एलिमेंट्स ऑफ लिबरलिज्म, कह रहे हैं कि उदारवाद का तत्व कौन कौन सा है। इंडिविजुअल शुड हैव द राइट टू डेवलप हिज ओन पर्सनैलिटी, बिल्कुल ठीक बात है। मैन इज अ रैशनल क्रिएटर, बिल्कुल ठीक बात है। सोसाइटी शुड नॉट बी प्लूरल, ये तो इन्होंने ऐसा नहीं है, ये भी इन्होंने गलत है। इट बिलीव्स इन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, देखो कह रहे हैं कि कौन सा सही है, तत्व कौन कौन सा है। ए, बी और सी तो बिल्कुल क्लियर लग रहे हैं हमें, तो ए बी सी जहाँ है उसको सही मान लेंगे, क्योंकि डी वाली बात जो है वो सही नहीं है, सॉरी सी वाली बात, एक मिनट, ए बी डी सही होगा बेटा, ए बी डी सही होगा, क्योंकि ये में है किसी व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास का अधिकार होना चाहिए, ये मानते हैं। मनुष्य तार्किक प्राणी है, ये भी मानते हैं। यह संविधानवाद में विश्वास करता है। तो ए बी डी आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए बी डी। सी वाला गलत हो जाएगा। इन्होंने सी में क्या कहा है कि सोसाइटी शुड नॉट बी प्लूरल। ऐसा नहीं है कि लिबरलिस्ट ये कहते हैं कि सोसाइटी प्लूरल नहीं होनी चाहिए, ये कहते हैं होनी चाहिए, क्योंकि प्लूरलिज्म जो है वो कहाँ से निकला है, यहीं से निकला है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए बी डी, ऑप्शन डी आपका ठीक हो जाएगा। चलो अगले सवाल पर आ जाओ। अन्ना हैरेंट, इन्होंने फिर दे दिया है, कंसेप्ट मिलाने के लिए दे दिया है। अन्ना हैरेंट द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन है, जैक दरिद्र द पोस्ट कार्ड है, द रेस्ट ऑफ द अर्थ है, एंटोनियो ग्राम्सी द ह्यूमन कंडीशन। देखो ह्यूमन कंडीशन एंटोनियो ग्राम्सी की नहीं है किताब, ह्यूमन कंडीशन एंटोनियो ग्राम्सी की नहीं है, तो जहाँ जहाँ डी है वो वाला अपने आप गलत हो जाएगा। तो सही हो गया आपका बी और सी, क्योंकि द ह्यूमन कंडीशन किताब किसकी है, अन्ना हैरेंट की है। तो ये बेसिक सी इस सवालों को जल्दी इसलिए करा रहा हूँ ताकि पहले लेक्चर में सवाल हो चुके थे, लेकिन पॉलिटिकल थ्योरी के सवाल एक जगह लाने थे, इसलिए मैं इन सवालों को फिर से लेकर आया हूँ, ठीक है। चलो आंसर बी हो जाएगा, आ जाओ। ठीक है, चलो इस सवाल को कर लेते हैं। ये सवाल हम कर चुके हैं, चलो ये सवाल कर चुके हैं, लेकिन इसको फिर से एक बार कर लेते हैं ताकि रिवीजन हमारा होता रहेगा। कह रहे हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट पोस्ट मॉडर्निज्म, उत्तराधुनिकता के संदर्भ में विचार करना है। ये कह रहे हैं कि पोस्ट मॉडर्निज्म इज अ रिएक्शन अगेंस्ट ट्रेडिशनलिज्म। नहीं, ये बात ठीक नहीं है, ट्रेडिशनलिज्म के नहीं, ये मॉडर्निज्म के अगेंस्ट रिएक्शन था। तो ये जहाँ है उसको गलत कर लो, क्योंकि पोस्ट मॉडर्निज्म ट्रेडिशनलिज्म के अगेंस्ट रिएक्शन नहीं था, पोस्ट मॉडर्निज्म रिएक्शन था अगेंस्ट द मॉडर्निटी। ये सवाल हम कर चुके हैं बेटा, अगेंस्ट द मॉडर्निटी। पोस्ट मॉडर्निज्म रिकॉग्नाइजेज प्लूरलिज्म, बात ठीक है, ये वाला कथन ठीक है। पोस्ट मॉडर्न क्रिटिसिज्म मेटा नैरेटिव, ये बात भी इनकी ठीक है, क्योंकि जो पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर हैं वो मेटा नैरेटिव को क्रिटिसाइज करते हैं, पोस्ट मॉडर्न क्रिटिसिज्म नहीं, ये बात गलत है इनकी। तो बी और सी का ऑप्शन जो है वो ठीक है। पोस्ट मॉडर्निज्म पे इससे पहले वाले लेक्चर में काफ़ी बात कर चुका हूँ, इसलिए यहाँ बात नहीं करूँगा। जिन बच्चों को पोस्ट मॉडर्निज्म पे काफ़ी चीज़ें समझनी है वो इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें जाके बात करेंगे, राइट। इको फेमिनिज्म बाजा स्पेशल फीचर ऑफ पारी नारीवाद, मतलब पारिस्थितिकी नारीवाद निम्नलिखित की प्रमुख विशेषता थी। साइलेंट वैली मूवमेंट, ठीक है, प्लाची मड स्ट्रगल, चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट था, क्योंकि चिपको मूवमेंट क्या था बेटा, चिपको मूवमेंट में महिलाएं पेड़ों से चिपक गई थी और पेड़ों को काटने से मना किया था, तो महिलाओं ने पर्यावरण को बचाने के लिए कार्य किया था, इसलिए उसको क्या बोला गया है, इको फेमिनिज्म बोला गया है। चलो फिर से आ जाओ, अभी एक सवाल है, देखो इसमें तो आंसर मिल ही गया है कि हु एमंग द फॉलोइंग डिफाइंड सोशलिज्म एज अ कैमलियन विच चेंजेज इट्स कलर अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। किसने कहा ग्रेड के समान है जो पर्यावरण के अनुसार अपना रंग बदल देता है, तो ये रैमजे मियोर है, ये इसकी व्याख्या है, इसको पढ़ लेना, ठीक है। ये सवाल बहुत रटने वाले सवाल है। चलो अगला सवाल आ जाओ, ये कंसेप्ट भी सवाल है। अरेंज द फेजेज ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लिबरलिज्म इन असेंडिंग ऑर्डर, उदारवाद के विकास चरणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चलो सबसे पहले क्या आया, सबसे पहले नेगेटिव लिबरलिज्म आया, उसके बाद आया पहला नंबर, उसके बाद क्या आया, पॉजिटिव आया, फिर ये इगैलिटेरियन आया, फिर स्वेच्छातंत्रवाद आया। तो 3-1 ठीक है, 2-4 ठीक है, बी वाला ठीक है। चलो पहले देखो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि पहले नेगेटिव क्लासिकल लिबरलिज्म आया, फिर उसके बाद पॉजिटिव लिबरलिज्म आया, जिसको न्यू NEW कहते हैं, न्यू लिबरलिज्म आया। फिर उसके बाद क्या आया, उसके बाद जॉन रॉल्स जैसे लोग आए, डार्किन जैसे लोग आए, तो वो इगलिटेरियन कहलाए, समतावादी कहलाए। उसके बाद जो आए वो नियो क्लासिकल लिबरलिज्म जैसे कहते हैं, NEO
क्लासिकल लिबरलिज्म कहते हैं, उसको लिबर्टेरियनिज्म कहते हैं, रॉबर्ट नॉजिक हैं, आइसा बर्लिन है, एफ ए हायक हैं। तो ये डेवलपमेंट ऐसे रहा। ये आपको याद होनी चाहिए चीज़ें, बिल्कुल ऐसे बना के एकदम से पॉइंट बना के आपको याद होनी चाहिए बच्चों यार। चलो ये क्रम रहा है इनका। चलो अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर आधुनिक चिंतक हैं? हु एमंग द फॉलोइंग आर पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर्स? माइकल फूको, लेवी स्ट्रॉस, जॉन। देखो जॉन रॉल्स तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जॉन रॉल्स जो है वो कौन से थिंकर हैं? जॉन रॉल्स इगेलिटेरियन, समतावादी थिंकर है और उदारवादी थिंकर है। तो जहाँ जहाँ 4 है उसको तो काट ही दो। चलो 4 एक ही में। और कौन सा है? लेवी स्ट्रॉस। लेवी स्ट्रॉस भी नहीं है, जहाँ 1 है उसको काट दो। अभी बचा आपका 2 और 3। तो 2 और 3 क्या है? पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर है। तो इनको रटना पड़ेगा थोड़ा सा बच्चों, ये आसानी से याद हो जाएंगे, क्योंकि पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकिंग जो है वो हमारे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का एक पार्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर आधुनिकतावाद का आधारभूत लक्षण नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिक फीचर ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म? कह रहे हैं पोस्ट मॉडर्निज्म का फीचर कौन सा नहीं है? इट बिलीव्स इन डीकंस्ट्रक्शन, यह विसंरचना विश्वास करता है। बिल्कुल सही बात है, ये तो बात सही है, क्योंकि पोस्ट मॉडर्निज्म क्या कहता है? डीकंस्ट्रक्शन होना चाहिए। डीकंस्ट्रक्शन किसका? लैंग्वेज का डीकंस्ट्रक्शन होना चाहिए, नॉलेज का डीकंस्ट्रक्शन होना चाहिए, प्रिंसिपल्स का डीकंस्ट्रक्शन होना चाहिए, थ्योरीज का डीकंस्ट्रक्शन होना चाहिए। ये कहते हैं कि सारी चीज़ों को हमें डीकंस्ट्रक्टिव करके पढ़ना चाहिए। कि इट चैलेंज द एक्सेप्टेड थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, ये भी बात सही है। ये केवल इंटरनेशनल थ्योरी है, उनके एक्सेप्टेंस, उनके चैलेंज की बात नहीं करते हैं। ये कहते हैं कि सभी प्रकार की थ्योरी जो है, जो इंटरनेशनली ग्लोबली जिनको एक्सेप्ट कर लिया है, उनके अगेंस्ट हमें बात करनी चाहिए। इट इज़ कंसर्न विद द कंसेप्ट ऑफ फेमिनिस्ट, ये फेमिनिस्ट से इनका कोई लेना देना नहीं है, फेमिनिटी से है। इट इज़ इनक्रीडिबिलिटी टुवार्ड्स मेटा नैरेटिव, यह है अधिव्याख्यान के प्रति अविश्वास। बिल्कुल ये कहते हैं कि मेटा नैरेटिव्स नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? मेटा नैरेटिव्स नहीं होना चाहिए, बल्कि लोकल नैरेटिव्स होने चाहिए। कैसे नैरेटिव्स होने चाहिए? लोकल। ये तो सवाल कई बार हम लोग लगा चुके हैं। तो आप एक बात को ध्यान दो ना, कि जो हमने इससे पहले सवाल लगा लिया है पोस्ट मॉडर्निज्म पर, उसी सवाल को चेंज करके उन्होंने नए तरीके से पूछ दिया है। तो यही तो मैं आपको पिछले सबसे पहले वीडियो मैंने क्या समझाया था, कि पिछले सालों के सवाल लगाओगे तो उससे बहुत फ़ायदा होगा। उन्हीं सवालों को इतना रिपीट किया जा रहा है, अगर आप पिछले साल के सवालों को ही किसी कॉपी पर, डायरी पर लिख लेते हैं और उन्हीं को याद कर लेते हैं, तो अच्छे खासे मार्क्स आप अपने एग्जाम में ले आ पाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि इन्होंने पूछा है लक्षण नहीं है, इज़ नॉट, तो ये लोग नारी की बात नहीं करते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। चलो अगले सवाल पर आ जाओ। कह रहे हैं कि हु एमंग्स द फॉलोइंग इज़ अ पॉजिटिव लिबरलिस्ट? कौन एक सकारात्मक उदारवादी है? हर्बर्ट स्पेंसर? बिल्कुल नहीं है, हर्बर्ट स्पेंसर बिल्कुल नहीं है। मिल्टन फ्रीडमैन, रॉबर्ट नॉजिक? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये क्या है? ये नियो क्लासिकल लिबरल थिंकर हैं। हर्बर्ट स्पेंसर भी कौन सी लिबरलिज्म की बात करता है? क्लासिकल लिबरलिज्म से जुड़ा हुआ है। ये कहता है हर्बर्ट स्पेंसर वो व्यक्ति हैं जो कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो हेराल्ड जे लॉस्की ये किसकी बात करते हैं? हेराल्ड जे लॉस्की जो है पॉजिटिव लिबरलिस्ट थिंकर है, सकारात्मक उदारवादी वाली बात है, क्योंकि इन्होंने आरक्षण का समर्थन किया है, रिजर्वेशन का सपोर्ट किया है, और इन्होंने क्या कहा है कि सभी घोड़ों को एक रस में नहीं दौड़ाया जा सकता है। इन्होंने ऐसी सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करी है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा एच जे लॉस्की। ठीक है, चलो अब इस सवाल को देख लो, थोड़ा सा बड़ा सवाल है, इसको ऐसे करके देखते हैं। चलो सवाल है कि सेलो इकोलॉजिस्ट बिलीव इन, देखो वहाँ उन्होंने सवाल पूछा है। पहला सवाल हमारा क्या था? पहला सवाल हमारा जो था वो किस पर था? वो डीप इकोलॉजी और सेलो इकोलॉजी पर था, और यहाँ अलग से एक सवाल उन्होंने बना दिया सेलो इकोलॉजी पर। अगर अब आपने सेलो इकोलॉजी को पहले पढ़ा था, इस सवाल को मान लो पहले हल किया था, तो आप पहले वाला सवाल कर लेते सॉल्व। अगर आप पहले वाले सवाल को सॉल्व कर रहे थे जो हमने पढ़ा था ना अभी इसी लेक्चर में, अगर हम पहले वाले सवाल में सेलो इकोलॉजी को ठीक से पढ़ लेते तो ये वाला सवाल आपका सॉल्व हो जाता। तो सवाल वहीं रिपीट हो रहे हैं, उन्हीं कंसेप्ट के आसपास रिपीट हो रहे हैं। अगर आप मान लो इस सवाल को सॉल्व कर रहे हो, इस सवाल को लगा के आप आगे भाग जाते हो, तो ये हमारी समझदारी नहीं है स्टूडेंट्स, बच्चों, डियर स्टूडेंट्स। हमारी समझदारी है कि सेलो इकोलॉजी की बात हो रही है, सतही पारिस्थितिकी की बात हो रही है, तो हमें वहाँ डीप इकोलॉजी भी समझना होगा। सतही पारिस्थितिकी और गहरी पारिस्थितिकी के बीच जो है वो किसने अंतर किया है? अर्नेस्ट नीश ने किया है। तो ये आपको वहीं समझना होगा, तो आसानी से नेट क्या बच्चों JRF फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर जाओगे। पढ़ने का तरीका समझो। जो क्वेश्चन पेपर में लगवा रहा हूँ ना, उसमें मैं केवल क्वेश्चन पेपर नहीं लगवा रहा हूँ,
मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन पेपर जब डील कर रहे हैं तो उस क्वेश्चन पेपर को कैसे डील करना है, कैसे समझना है कि आगे सवाल कैसे आ सकता है, और उसी सवाल से हम आगे की अपना एक प्रोडिक्शन लगा सकते हैं, एक संभावना बना सकते हैं, एक आगे का क्या आइडिया बना सकते हैं कि ऐसे सवाल आएंगे। ठीक है, पहला सवाल था, उसी से ये सवाल निकल के आ गया। सैलो इकोलॉजिस्ट बिलीव्ड इन, सतही पर्यावरण बिंदु किसमें विश्वास रखते हैं? लोगों के स्वास्थ्य और समृद्धि में। इससे क्या मतलब है स्वास्थ्य और समृद्धि से? तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो कट गई लाइन। फिर कह रहे हैं कि विकास विरोध में एंटी ग्रोथ, इसका भी क्या मतलब है? सस्टेनेबल ग्रोथ। ठीक है, इकोलॉजिस्ट हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करेंगे, इको पर्यावरण इको सेंट्रिज्म की बात करेंगे। ठीक है, चलो तो इसमें आंसर हो जाएगा 3 और 4, 3 और 4। ठीक है, सही हो गया, चलो डी हो गया। ठीक है, विकास विरोधी तो बिल्कुल नहीं है, जहाँ जहाँ 2 है उसको तो काट ही दो, बिल्कुल काट दो। ठीक है, चलो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। अब आ जाओ, सवाल है कि इन विच एस्पेक्ट डज मॉडर्न लिबरलिज्म नॉट बिलीव, आधुनिक उदारवाद किस पहलू में विश्वास नहीं रखता है? आधुनिक उदारवाद का मतलब क्या है? मॉडर्न लिबरलिज्म का मतलब क्या है? NEW लिबरलिज्म, न्यू लिबरलिज्म। विश्वास नहीं रखता है पालने से कब्र तक कल्याण, क्रेडल टू ग्रेव वेलफेयर, मिनिमल स्टेट, पॉजिटिव फ्रीडम, सोशल लिबरलिज्म। अरे बच्चों, मिनिमल स्टेट किसकी विशेषता है? मिनिमल स्टेट नेगेटिव लिबरलिज्म की विशेषता है। बेसिक सवाल है, हलुआ सवाल है। कैसा सवाल है? बिल्कुल हलुआ, खा जाओ इसको हलुए की तरह, जैसे हम लोग बिना चबाए उसको खा जाते हैं। तो ये सवाल तो बिना चबाए खाने वाले सवाल हैं, समझ रहे हो स्टूडेंट्स? अगर इन सवाल को गलत करोगे तो आप परीक्षा से बाहर हो, तैयारी का लेवल ही आपका कोई नहीं है, आपको बिल्कुल जीरो से तैयारी करनी पड़ेगी। अगर ये सवाल गलत कर रहे हो तो इसका मतलब है आपने कंसेप्ट को समझा ही नहीं है, क्योंकि न्यूनतम राज्य की बात बच्चों कौन करता है? नेगेटिव या क्लासिकल लिबरलिज्म करता है। तो आधुनिक उदारवाद विश्वास नहीं करता है मिनिमल स्टेट में। अगला सवाल आओ, ये सवाल देखो, व्हाट आर द सेंट्रल बिलीव्स ऑफ कंजर्वेटिज्म। ये आपसे देखो कंजर्वेटिज्म से सवाल पूछ लिया इन्होंने, क्लियर? कंजर्वेटिज्म से सवाल पूछ लिया। अनुदारवाद के मूल क्या है? परंपरा, बिल्कुल परंपरा में विश्वास करते हैं ये। हायरार्की, अथॉरिटी में विश्वास करते हैं। सोशल डार्विनिज्म में, सोशल लिबरलिज्म में। सामाजिक उदारवाद में क्यों विश्वास करेंगे ये? सामाजिक लिबरलिज्म में, सोशल लिबरलिज्म में क्यों बिलीव करेंगे? तो जहाँ जहाँ आपका डी है उसको काट दो बच्चों, काट दो इसको। चलो डी इसमें है तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही नहीं होगा। ठीक है, अब आपको कोई एक चुनना है तो ए और बी बिल्कुल सही है, क्योंकि सी वाला भी सही नहीं है सोशल डार्विनिज्म बाद में। ठीक है, ये देखो कंजर्वेटिज्म के कुछ फीचर्स क्या होते हैं। जैसे पहला फीचर्स होता है इसका ट्रेडिशन, पहला फीचर क्या है? ट्रेडिशन। दूसरा क्या है? हायरार्की एंड अथॉरिटी। अगला इसका फीचर क्या होता है? कंजर्वेटिज्म एक कॉन्सेप्ट है जो किस में बिलीव करते हैं? कंजर्वेटिव ट्रेडिशंस में बिलीव करते हैं, ट्रेडिशंस में बिलीव करते हैं। ये मानते हैं कि परंपराएं अच्छी हैं। ये किसके अगेंस्ट होते हैं? ये चेंज के अगेंस्ट होते हैं, ये चेंज को स्वीकार नहीं करते हैं, मॉडर्निटी को स्वीकार नहीं करते हैं। तो ये ट्रेडिशन में बिलीव कर रहे हैं, ये हायरार्की एंड अथॉरिटी में बिलीव कर रहे हैं। तो ये इनके करैक्टरिस्टिक्स हैं, समझ रहे हो? और उसी करैक्टरिस्टिक्स के अनुसार ये काम करते हैं कंजर्वेटिज्म। एडमंड बर्क का आपने नाम सुना होगा ना, बर्क रिफ्लेक्शंस ऑफ द रेवोल्यूशन, उन्होंने ऑन फ्रेंच रेवोल्यूशन पे इन्होंने किताब लिखी थी, उसके अगेंस्ट एडमंड बर्क, वो इसके सपोर्टर हैं। ठीक है, तो परंपराओं की बात करते हैं ये। ठीक है, हायरार्की की बात करते हैं, अथॉरिटी की बात करते हैं, इन सब का ये समर्थन करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं सवाल में। ये बहुत बेसिक सवाल है कि हाउ वाज अर्ली लिबरलिज्म क्रिटिसाइड बाय द सीबी मैकफर्सन। सीबी मैकफर्सन ने जो है अर्लीस्ट लिबरलिस्ट थिंकर थे, प्रारंभिक उदारवादी मतलब नेगेटिव लिबरलिस्ट थिंकर, मतलब कि क्लासिकल लिबरलिस्ट थिंकर को कैसे क्रिटिसाइज किया है? तो पॉजिटिव लिबरलिज्म, इन्होंने किताब ही लिखी है, सीबी मैकफर्सन की किताब भी है। ऐसे ही पूछ लेगा कल के दिन की सीबी मैकफर्सन की किताब कौन सी? पॉजिटिव लिबरलिज्म। और जो अर्लीस्ट लिबरलिस्ट थिंकर थे, नेगेटिव लिबरलिस्ट थिंकर थे, या फिर जो क्लासिकल लिबरलिस्ट थिंकर थे, मतलब कि नकारात्मक और शास्त्रीय उदारवादी विचारक थे, उनको इन्होंने पॉजिटिव लिबरलिस्ट थिंकर कहा है। ये बेसिक सा सवाल है हमारा। चलो अगला सवाल क्या है कि हु एमंग द फॉलोइंग आर नॉट सपोर्टर्स ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी। पॉजिटिव लिबर्टी को कौन सपोर्ट नहीं करता है, कौन सकारात्मक समर्थक नहीं है? टी एच ग्रीन तो है, जॉन लॉक। देखो टी एच ग्रीन है, समर्थक नहीं है, टी एच ग्रीन है, तो ये गलत हो गया। हेराल्ड जे लॉस की ये भी गलत हो गया। तो जहाँ ए है उसको गलत कर दो, जहाँ पर सी है उसको गलत कर दो, बचा बी और डी। करेक्ट आंसर हो गया, क्योंकि जॉन लॉक और जेरेमी बेंथन बोथ आर नॉट द सपोर्टर ऑफ द पॉजिटिव लिबर्टी, क्योंकि इन्होंने सकारात्मक स्वतंत्रता की बात न करके नकारात्मक स्वतंत्रता की बात की है। सीधा सा आंसर है, बेसिक सवाल है बच्चों। चलो अगला सवाल देखते हैं।
अन्ना हैरेंट पूछ रहे हैं कि अन्ना हैरेंट की किताब का नाम क्या है, ठीक है, द ह्यूमन कंडीशन। अभी लगाए ना पीछे सवाल, अगर आप एक बार सवाल लगा रहे हो तो उसी सवाल को वो बार बार आपसे पूछेगा, ठीक है। फ्रांस फैनन की किताब किसको नहीं पता, फ्रांस फैनन की किताब किसको नहीं पता, माओ की किताब किसको नहीं पता। ये दोनों किताबें तो देखो ना आप, अभी हमने जो पहले सवाल लगाया है ना, ऊपर हमने जो सवाल लगाया है ना, वहीं ये सवाल था, देख लो। दिखा देता हूँ थोड़ा सा, आपको विश्वास हो जाए कि पिछले सालों के सवाल जो हैं वो कैसे आपसे एग्जामिनर पूछता है। विश्वास होना भी तो ज़रूरी है ना आप लोगों को, नहीं तो आपको लगता है कि सर ऐसे ही बस बातें करते रहते हैं और का सवाल रिपीट होते नहीं हैं। देख लो थोड़ा सा, देखो ये आया ना, सवाल आया है। अन्ना हैरेंट की किताब द ह्यूमन कंडीशन है, फ्रांस फैनन की द रेट ऑफ द अर्थ है। अगर आपको ये किताबें याद होंगी, अगर आपको ये बच्चों किताबें याद होंगी तो आप इस सवाल को नहीं कर पाओगे। अरे सवाल रिपीटेड है, इसीलिए तो कहता हूँ कि पिछले सालों के क्वेश्चंस जो हैं वो कंपलसरी हैं लगाना, वो तो आपको लगाना ही पड़ेगा। अगर नहीं लगाओगे, अब देखो फिर वही सवाल पूछ दिया। अगर आपको वो याद होता कि अन्ना हैरेंट की किताब द ह्यूमन कंडीशन है, एक का चार, सवाल ख़त्म। एक ही किताब याद है तो सवाल हल करके आगे निकल जाओगे। इसलिए तो बोलता हूँ कि पिछले सालों के सवाल लगाओ और पढ़ो। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर आधुनिक विचारक नहीं है। हुई अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पोस्ट मॉडर्न थिंकर। नॉट पूछ रहा है, इज नॉट, इज नॉट, इज नॉट, इज नॉट, ठीक है। हार्वर्ड मार्क्यूज, अरे हार्वर्ड मार्क्यूज मार्क्सिस्ट, न्यू मार्क्सिस्ट थिंकर है, बेसिक सा सवाल है। तो ये सवाल फिर रिपीट हो गया ना, उत्तर आधुनिकता पे सवाल पूछ चुका है। निम्नलिखित में कौन रूढ़िवाद के प्रमुख विचारक है, पूछ रहा है कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म का इज नॉट अ थिंकर ऑफ कंजर्वेटिज्म, ठीक है। टी.एच. ग्रीन कंजर्वेटिव को सपोर्ट करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं करते हैं, क्योंकि टी.एच. ग्रीन क्या है, पॉजिटिव लिबरलिस्ट थिंकर है। तो एडवर्ड बर्ग है, फ्रेडरिक वॉन हायक है, माइकल ऑक्सफोर्ड है, ये सब किसके समर्थक हैं? ये कंजर्वेटिज्म के समर्थक हैं। ये सब बातें कहाँ लिखी? एंड्रू हेवुड में अच्छे से किताब में दी हुई हैं। हमने जो बच्चों को नोट्स दिया है वहाँ भी ये किताबें अच्छे से दी हुई हैं। कह रहे हैं कि अपने अस्तित्व को स्वतः बनाए रखने के लिए कार वाली पृथ्वी को एक जीवंत इकाई, अरे बच्चों जीवंत, लिविंग एंटिटी, लिविंग एंटिटी कह रहे हैं कौन सी परिकल्पना मानती है? गाया हाइपोथीसिस पढ़ा होगा आपने, मानती है। लव लॉक, इसके क्या हैं? इसके प्रतिपादक है लव लॉक, लव लॉक, ठीक है। लव है और लॉक है, क्या है? इसके सपोर्टर हैं गया परिकल्पना के। गया परिकल्पना क्या मानती है? गया परिकल्पना इकोलॉजिज्म से जुड़ी हुई हाइपोथीसिस है। उसमें हॉलिज्म, साकल्यवाद एक अवधारणा आती है और उसी में माना गया है। साकल्यवाद में जो गया परिकल्पना जुड़ी हुई है, लवलॉक ने दी है, वो कहते हैं कि पृथ्वी जो है एक लिविंग एंटिटी के समान होती है, जीवंत इकाई के समान होती है, जो क्या करती है कि समय के अनुसार अपने आप को बदलती रहती है। तो ये गया परिकल्पना है। और ये जो कोटेशन है ना, ये जो कोटेशन है वो पारिस्थितिकी बात से जुड़ा हुआ है, आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के पारिस्थितिकी बात से जुड़ा हुआ है। चलो, तो ये बच्चों हमारे सवाल थे। कुछ और देख लेते हैं, और एक सवाल है, हाँ और भी सवाल है। चलो, एक निम्नलिखित में से किसने नारीवादी दृष्टिकोण से हांजे मॉर्गेथाउ के 6 प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकलिज्म का नारीवादी दृष्टिकोण, देखो ये सवाल कहाँ है? फेमिनिज्म का सवाल है। ये फेमिनिज्म का भी सवाल है और ये हमारे रियलिस्ट जो थ्योरी है IR की, उसका भी सवाल है, ठीक है। दोनों का सवाल है। तो इसको फेमिनिस्ट में भी रख सकते हो, लेकिन इसको जो मैं पढ़ाता हूँ, जो हमारा पेड बैच है उसमें जो मैं पढ़ाता हूँ, इसको इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ाते हैं। तो J.N. टिकनेर जो है वो इन्होंने इसका सपोर्ट किया है। क्लियर है? चलो, तो यही बच्चों सवाल थे। हमने सवालों पर डिस्कशन किया है, समझा है। और फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हमारा चैनल द लाइसियम जो है, ये आपके लिए ऐसे ही टेस्ट हम लोग सीरीज़ लेकर आएंगे, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ लेकर आएंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे, ताकि आपकी सफलता, आपकी मेहनत जो है वो किस में बदल सके? सफलता में बदल सके। तो आप द लाइसियम के साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण करिए। धन्यवाद।